हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर मैप ऑनलाइन पे। मैं हूं मनोज और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं CGL 2022 में के मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसका सलूशन के और उसके से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर या अपकमिंग एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन आया था, इन विच ईयर वाज द एस्टिमेट्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इसका आंसर है 1950। एस्टिमेट्स कमेटी क्या है? ये एक ऐसा कमेटी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को स्क्रूटिनाइज करती है, जांच करती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यानी किसी भी मिनिस्ट्री को जितना फंड एलोकेट हुआ है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखने का काम कौन करती है? एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें जो CGL में स्पेशली SSC में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एस्टिमेट्स कमेटी में कितने मेंबर होते हैं और जो मेंबर होते हैं वो कितने राज्यसभा से होते हैं, कितने लोकसभा से होते हैं। तो इसमें एस्टिमेट्स कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो 30 होते हैं एंड ऑल आर फ्रॉम लोकसभा। एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या है कि वो स्क्रूटिनाइज करती है डिफरेंट मिनिस्ट्री को और डिपार्टमेंट को कि वो लोग जो भी फंड उनको एलोकेट हुआ है उसका यूटिलाइजेशन वो लोग कैसे कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन एस्टिमेट से आता है कि कितने मेंबर होते हैं, तो 30 मेंबर्स होते हैं। या कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा आर इन एस्टिमेट्स कमेटी, तो 30। राज्यसभा से कितने होते हैं? तो नील। इससे रिलेटेड एक और कमेटी है जिसका नाम है पैक बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो काम करती है ये क्या देखती है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कितना फंड यूज़ हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। और सेम ही चीज़ को ये देखते ऑडिट करती है कि जो भी वो यूटिलाइज किए हैं फंड वो सही जगह से यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑडिटिंग का काम जो है PAC करती है। और इसमें जो मेंबर होते हैं वो टोटल 22 होते हैं। इसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं एंड 7 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तो पूछा है कि फर्स्ट टाइम एस्टिमेट्स कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एस्टिमेट्स कमेटी कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा से होते हैं कि राज्यसभा से होते हैं। PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, उसमें से कितने राज्यसभा के होते हैं, कितने लोकसभा के होते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एस्टिमेट्स कमेटी और PAC का, इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, Which of the Constitution of India consists of the idea of welfare of a state? तो आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ ए स्टेट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल। ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आता है। यहाँ क्या है? वेलफेयर ऑफ स्टेट। वेलफेयर स्टेट देखना है तो DPSP देखता है, लेकिन अगर इसी को क्या बोल दें कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के केस में फंडामेंटल ड्यूटी हो जाता है। याद रखना है, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स मीन्स क्या? DPSP में जो भी काम होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होता है, सबके लिए होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक पर्टिकुलर आदमी के लिए होता है, सिटीजन्स के लिए होता है। उसके बाद एक है फंडामेंटल राइट्स। ये आपको राइट्स प्रोवाइड करवाता है, कुछ ऐसा राइट्स है जो आपको मिलना ही मिलना है, जो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी उसको रोक नहीं सकती।
वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। और प्रीएम्बल जो है ये इसमें क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे डील किया गया उसको, तो वो प्रीएम्बल्स को में है। ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ये जो है प्रीएम्बल्स हो करता है। तो डीपीएसपी वेलफेयर ऑफ स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटी वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स जो एक पर्टिकुलर सिटीजन्स का राइट होना चाहिए वो फंडामेंटल राइट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रीएम्बल। ये चारों ऑप्शन से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन फाइनेंस से रिलेटेड है, यहाँ तो फिनांस कमीशन है। कुछ भी ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फिनांस से रिलेटेड क्या क्या काम होता है, कहाँ पे जो भी जहाँ भी फिनांस वर्ड आया हमको आर्टिकल 280 देखना है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 165। एडवोकेट जनरल क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट आर्टिकल से क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 280 क्या देखता है, फिनांस कमीशन। इसमें एक और ऑप्शन है एडवोकेट जनरल। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल को डील करता है, तो वो है आर्टिकल 165। दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। याद रखना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं आता है। आता है कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, क्या करता है। सेम चीज़ है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट 1992 में किया गया था। ये दोनों कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हमेशा ध्यान देना है कि आर्टिकल उन्हीं के लिए है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जिनके पास कुछ अथॉरिटी दिया गया है। ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है आगे काम करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना है। ये 64 में से विजिलेंस कमीशन बना है, 92 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिटायर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट कोई है इंडिया का और वो रिटायर हो रहा है, तो रिटायर्ड के बाद वो क्या क्या फैसिलिटी ले सकता है। बहुत सारा फैसिलिटी जो है इवन हमारे लीडर भी जो रिटायर हो जाते हैं वो भी लेते हैं। तो प्रेसिडेंट रिटायर होने के बाद क्या क्या फैसिलिटी लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो इंटाइटल टू अ मंथली पेंशन ऑफ ₹2.5 लाख, मतलब मंथली पेंशन उनको 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। सेकेंड है he she is entitled to a secretariat staff comprising a private secretary, personal assistant, additional private secretary, 2 peons and office expenses up to 1 लाख per annum। रिटायर होने के बाद वो जहाँ रहेंगे वहाँ इतने लोग रहेंगे, एक प्राइवेट सेक्रेटरी रहेगा, पर्सनल असिस्टेंट रहेगा, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी रहेंगे, 2 प्यून रहेंगे, और उस ऑफिस को ये चलाने के लिए 1 लाख रुपया पर एनम माने 1 साल में उनको दिया जाएगा। मतलब पेंशन के अलावा ये एडिशनल 1 लाख रुपीज़ पर एनम उनको मिलता है। नेक्स्ट है ही सी इज ऑल्सो इंटाइटल फॉर फ्री हाईएस्ट क्लास ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया अकम्पाइंड बाई 1 पर्सन बाई रेल, एयर एंड स्टीमर। कहीं भी एनीवेयर इन इंडिया जा सकते हैं हाईएस्ट क्लास में, चाहे वो रेलवे का हो, एयरफोर्स का हो या स्टीमर का हो। तो ये तीनों पॉइंट रिटायर्ड प्रेसिडेंट के लिए वैलिड है, यानी कि ये तीनों पॉइंट सही है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, ए, बी एंड सी। ये रिटायर्ड होने के बाद इतना फैसिलिटी हमारे रिटायर्ड प्रेसिडेंट को मिलता है। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। एक ही बिल है, याद रखना है, बिल तो बहुत सारा होता है। एक मनी बिल जो कभी राज्यसभा में नहीं जाता है, उसका जो भी प्रोसेस है
इंट्रोड्यूस होता है, पास होता है लोकसभा से, वहीं से वो चला जाता है। तो मनी बिल इसका आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मनी बिल को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया, तो मनी बिल का आर्टिकल जो है वो याद रखना है, आर्टिकल 110 है। ठीक है, इसमें और सब ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी बिल, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो सबको पता होगा अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 368 के थ्रू होता है। तो अगर यहाँ बिल लिख दिया है तो ये नहीं सोचना है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अलग हो गया। अमेंडमेंट बिल का जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 368। और एक ऑप्शन है द ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इसके लिए 2 आर्टिकल डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 107 एंड 108। मनी बिल कहाँ पे डिफाइन है, कैसे उसमें काम होता है, ये आर्टिकल 107 और 108 डिफाइन करता है। अमेंडमेंट बिल जो है आर्टिकल 368 डिफाइन करता है। मनी बिल जो कि सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार राज्यसभा में नहीं होता है, और ये आर्टिकल 110 डिसाइड करता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी बिल, जो कि सी, बी और डी वाला ऑप्शन है, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट। कौन सा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को पावर देता है कि रिट इशू कर सके। रिट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो हाई कोर्ट को जो देता है वो है आर्टिकल 226। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने के लिए कौन सा एम्पावर करता है आर्टिकल, तो वो है आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32। ठीक है, और 2 आर्टिकल हैं जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो आर्टिकल 132 जो है ना, ये अपैलेट अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट में कोई मामला किसी के अगेंस्ट में चला जाता है तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये प्रोविजंस कहाँ डिफाइन किया हुआ है, आर्टिकल 132 में। और एक है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि अगर कोई भी इशू प्रेसिडेंट के पास जाता है जिसमें उनको कन्फ्यूजन है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई फाइल साइन करना है नहीं करना है, कन्फ्यूजन है, तो वो ओपिनियन या एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो माने ना माने प्रेसिडेंट के ऊपर है, लेकिन कि कोई भी इशू प्रेसिडेंट के पास ऐसा पार्लियामेंट के तरफ से जाता है जिनमें उनको कुछ कन्फ्यूजन है या एडवाइस लेना है सुप्रीम कोर्ट से, तो सीकिंग एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इज़ आर्टिकल 143। ठीक है, तो ये क्या है, अपैलेट अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस पब्लिक ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट एन इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू यूज द रेस्टोरेंट, रोड एंड पब्लिक प्लेस। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, ऑन वेरियंस ग्राउंड भी आता है कि कोई भी आदमी कोई भी रेस्टोरेंट में जा सकता है, किसी भी रोड पे चल सकता है, कहीं भी कोई भी पब्लिक प्लेस यूज कर सकता है। ये किस आर्टिकल में डिफाइन किया हुआ है, तो ये है आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 बताता है कि कोई पर्टिकुलर आदमी ऐसा नहीं है कि इस रेस्टोरेंट में यही लोग जाएंगे ये नहीं जाएंगे, कोई भी जा सकता है। ये आर्टिकल 15 डिसाइड करता है। अब इसमें पहला ऑप्शन है आर्टिकल 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि आर्टिकल 7 किसको डिफाइन करता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने वाला जो आर्टिकल है वो कौन है।
जिसको हम लोग छुआछूत कहते थे पहले, उसको ये प्रोहिबिट करता है। ये किससे रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने कोई भी हो, चाहे वो किसी लीडर का बेटा हो, कोई लीडर हो या कोई आम पब्लिक हो, कानून के सामने सब एक हैं। ये है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। अब है आर्टिकल 16। तो 16 जो है वो डिफाइन करता है इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी जो भी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से निकलेगी, जहाँ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आएगा, वो सबके लिए इक्वल प्रोसेस होगा, सब लोग एक साथ अप्लाई करेंगे, उसमें किसका सिलेक्शन होता है वो डिफाइन किया जाएगा। तो ये क्या है? इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। ये मैं जो भी ऑप्शन है आर्टिकल से रिलेटेड वो मैं डिस्कस बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि हर एग्जाम में एटलीस्ट 2 या 3 आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो ये ध्यान देना है कि किस आर्टिकल में कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द, यानी आर्टिकल 148 किसके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑफिस प्रोवाइड करता है? तो ये है हमारे CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है कि जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, सबका ऑडिट करना है कि सही है कि गलत है, काम जो हो रहा है, पैसा जो आ रहा है जा रहा है, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, और उन पर पेनाल्टी भी लगा सकते हैं वो लोग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जब भी आर्टिकल 148 आए तो CAG, या उल्टा भी क्वेश्चन पूछता है कि CAG को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल 148। अब इसमें एक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो ये है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 52 टू 62 तक है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ये पर्टिकुलर आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, और ये है आर्टिकल 52, ठीक है। एंड लास्ट वन, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अभी जस्ट हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए कि एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में डिफाइन है। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 165। आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आर्टिकल से रिलेटेड कुछ अगर कोई है तो मैं वो डिस्कस किए जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो रीट इशू कर सके, और आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो रीट जारी कर सके। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने तरह का देता है? रीट 5 तरह का। याद रखना है कि रीट्स क्या होता है, वो हमेशा अथॉरिटी के अगेंस्ट यूज किया जाता है कि कोई अथॉरिटी जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, चाहे वो कोर्ट का ही अंडर में क्यों ना हो, चाहे पब्लिक अथॉरिटी क्यों ना हो, प्राइवेट अथॉरिटी क्यों ना हो, उसके लिए रीट इशू किया जाता है। रीट का मेन काम क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवा के रखना है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता हो। तो हम लोग 5 तरह का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकते हैं, और कौन कौन सा रीट है ये हम लोग जब डिस्कशन करेंगे क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन का तो डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग
ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि सीएजी क्या करता है, वो ऑडिटिंग का काम करता है, पैसा कितना आया कितना गया उसके बारे में देखता है। वही क्वेश्चन अभी आ गया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटिंग ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का, तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्या करता है, वो जो भी लॉ से कानून से रिलेटेड कुछ भी अगर कोर्ट में केस जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो जाता है डिफेंड करने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल वही काम करता है जो अटॉर्नी जनरल सेंटर के लिए करता है, एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए करता है। और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जितना भी हाईएस्ट पोस्ट हैं वो सबको अपॉइंट और रिक्रूटमेंट करने का काम कौन करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है, Which of the following statement are correct regarding the Supreme Court judgment on validity of 103rd Constitution Amendment Act? एक 2022 में एक एक्ट आया था जो 103rd का जो चर्चा कर रहा है, वो था वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अभी तक जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया था क्या था, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ओबीसी का पार्ट 1, 2 करके था। लेकिन एक नया कैटेगरी हम लोग इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था वीकर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 103 में वो 3 पार्ट दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ये कौन सा सही है कौन गलत है। तो जब ये बना था तो ये मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब क्या है, इसमें कोई भी आ सकता है, जो वो फॉरवर्ड क्लास का है, जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी का है, तो देखना है कि इकोनॉमिकली वो वीकर है। ठीक है, तो ये जैसे ही गवर्नमेंट ने पास किया इसको, ये चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये डिसाइड हुआ कि ये सही है कि गलत। तो क्या क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर दिस केस कंसिस्टेड ऑफ 5 जजेस। इस जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसको चेक सही है कि गलत, ये चेक करने के लिए 5 जज का एक बेंच बना था, वो डिसाइड करेंगे कि सही है कि गलत। दूसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उपहोल्ड्स द 10% ऑफ EWS रिजर्वेशन विथ 3:2 मेजोरिटी। जज भी डिसाइड नहीं कर पाए, उसके बाद वो लोग वोटिंग सिस्टम कर लिए। तो 5 लोग थे, तो एक्ट के फेवर में 3 लोग गए, 2 लोग अगेंस्ट में गए, और इस तरह से ये एक्ट पास हो गया। नेक्स्ट है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वैलिड ऑल्दो इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो अगर थोड़ा बहुत कोई कॉन्स्टिट्यूशन जान रहा होगा तो उसको पता होगा कि ये सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट कर दीजिए, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर उसका वायलेट होता है तो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ए और बी सही है कि 5 जज चेक किए, 3:2 के मेजोरिटी में पास हुआ, तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following article mentions about a uniform civil code through the territory of India? यूनिफॉर्म सिविल कोड टेरिटोरी ऑफ इंडिया में कौन आर्टिकल प्रोवाइड करता है, ये है आर्टिकल 44। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है कि पूरा इंडिया में जहाँ भी इंडिया का टेरिटोरी है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी तक लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन बात चल रही है। अब इसमें 3 आर्टिकल और है, ये जो भी ऑप्शन है सब DPSP आप लोग पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब उसी के अंडर में आते हैं, आर्टिकल 36 to 51। इसमें ये आता है, आर्टिकल 31 कहता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब उतना मीन्स प्रोवाइड करना है किसी भी पब्लिक किसी भी सिटीजन जिससे वो जी पाए। तो ये कौन क्या डिसाइड करता है, मीन्स ऑफ
मीन्स ऑफ लिवलीहुड। आर्टिकल 40 क्या डिसाइड करता है कि विलेज पंचायत को एम्पावर करना है, उसको वो पावर देना है जैसे वो अपने एरिया को डेवलप कर सके। तो विलेज पंचायत को एम्पावर कौन करता है? आर्टिकल 40, विलेज पंचायत। और आर्टिकल 50 ये पावर को सेपरेट करता है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव पावर को। जुडिशियरी इसीलिए इंडिया में इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव का पावर अलग है, जुडिशियरी का अलग है। कोर्ट अपना क्या करना है वो खुद देखता है, एग्जीक्यूटिव में जो काम करती है उसको क्या करना है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये आर्टिकल इसलिए मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो ये आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड डिफाइन करता है, आर्टिकल 39 मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत को एम्पावर करता है, और आर्टिकल 50 पावर को सेपरेट करता है फ्रॉम जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये क्वेश्चन है जो CGL मेंस के 22 के एग्ज़ाम में आए थे। इससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया है, वो आप लोग देखेंगे, अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसी के साथ हम अपना सम अप करते हैं आज का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी कमेंट्स है वो छोड़िए, हम लोग उस पर देखेंगे कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू।